नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं ये आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा, जो कि आपका इस किताब से हम लोग एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम आपका पढ़ने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 11, जो कि आपका होगा मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 होगा मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम। ठीक है, तो हम आपका जो है चैप्टर 11 में आप क्या पढ़ेंगे तो बताते हैं। ठीक है, तो मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सुंग वंश के बारे में, इस चैप्टर में कण्व वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी यूनानी वंश के बारे में पढ़ेंगे, शक के बारे में पढ़ेंगे, और हिंद पार्थिया या पहलव वंश के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे, मध्य एशिया से संपर्क के प्रकार क्या प्रभाव पड़े थे उसके बारे में पढ़ेंगे, राज व्यवस्था क्या था, धार्मिक विकास और बौद्ध महायान समुदाय का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका और भी है कला की गंधार और मथुरा शैली, साहित्य एवं विद्या, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मौर्योत्तर युग, शिल्प व्यापार और नगर, और विदेशी व्यापार और मुद्रा अर्थव्यवस्था। तो इससे हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर जो कि आपका है 11 मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11। ठीक है, और इसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो पहला वीडियो आएगा चैप्टर नंबर 11 का। ठीक है, तो मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्यों के स्थान पर उनके अनेक स्थानीय शासक सत्ता में। तो पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्य के स्थान पर जो है अनेक जो है स्थानीय शासक सत्ता में आए। और पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए। तो मध्य एशिया से आए अनेक राजवंशों ने अपनी सत्ता स्थापित की, और इनमें आपके कुषाण जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो आपके कुषाण जो आपका वंश पड़ा, ये लोग आपके मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे सुंग इतिहास के स्रोत। तो आपके सुंग इतिहास के कौन कौन से स्रोत पढ़ते हैं। तो सुंग इतिहास के बारे में जानने के लिए आपका जो साहित्य है वो आपका गार्गी संहिता में दिया गया है, महाभाष्य में, दिव्य बदान में, और मालविका निगमित्र में, और हर्षचरित में दिया गया। ठीक है, तो गार्गी संहिता, महाभाष्य, दिव्य बदान, मालविका निमित्र और हर्षचरित में जो है सुंग इतिहास के बारे में बताया गया। और सुंग इतिहास के जो अभिलेख जो है प्राप्त होते हैं वो आपका अयोध्या से और विदिशा के विल्सा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अयोध्या और विदिशा के विल्सा से। और जो सिक्के मिले आपके सुंग इतिहास के बारे में जानने के लिए, तो आपका कौशाम्बी से मिले, अयोध्या से मिले, अहिच्छत्र से मिले, और आपके मथुरा से मिले। तो कौशाम्बी, अयोध्या, अहिच्छत्र और मथुरा से मिले। ठीक है, और आपके जो अभिलेख मिले वो आपका अयोध्या और विदिशा से मिले। ठीक है, और जो आपके साहित्य है वो आपके गार्गिक संहिता है, महाभाष्य है, दिव्य बदान है, मालविका निमित्र और हर्षचरित से। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे आपका सुंग वंश के बारे में, जिसका जो समय है शासन का वो 187 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, सुंग वंश 187 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक। तो सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था। तो सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था, जिसने सफल विद्रोह द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर इस वंश की नींव डाली थी। ठीक है, वानभट्ट के हर्षचरित। तो वानभट्ट के हर्षचरित से मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र सुंग द्वारा हत्या का उल्लेख मिलता है। तो वानभट्ट के हर्षचरित से मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र सुंग द्वारा हत्या का उल्लेख मिलता है। ठीक है, दिव्य बदान। तो दिव्य बदान पुष्यमित्र सुंग को मौर्य वंश से संबंध मानता है। तो दिव्य बदान पुष्यमित्र सुंग को मौर्य वंश का मानता है। कालिदास सुंग को बैम्बिक वंश का ब्राह्मण मानते हैं। ठीक है, तो कालिदास सुंग को बैम्बिक वंश का ब्राह्मण मानते हैं। और धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी देता है, और यह अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने
संपन्न करवाया था। ठीक है, तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी देता है और यह अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने संपन्न करवाया था। स्मिथ के अनुसार कलिंग नरेश खारवेल ने जिस पाटलिपुत्र के बृहस्पति मित्र शासक की प्राजक्त का उल्लेख किया वह शासक आपका पुष्यमित्र शुंगी था। ठीक है, तो स्मिथ के अनुसार कलिंग नरेश खारवेल ने जिस पाटलिपुत्र के बृहस्पति मित्र शासक की जो प्राजक्त का उल्लेख किया वह आपका पुष्यमित्र शुंगी था। महर्षि पाणिनि ने पुष्यमित्र शुंग को भारद्वाज गोत्र से संबंधित बताया है था और इसकी राजधानी विदिशा थी। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि ने पुष्यमित्र शुंग को भारद्वाज गोत्र से संबंधित बताया था और इसकी राजधानी विदिशा थी। ठीक है, मालविका अग्निमित्र, तो मालविका अग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को पराजित किया था तथा इसे सेनानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो आपका जो मालविका अग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया था और इसने जो सेनानी की उपाधि धारण की थी। दिव्य वरदान एवं आर्य मंजूश्री मूलकल्प, तो दिव्य वरदान एवं आर्य मंजूश्री मूलकल्प में पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्धों के उत्पीड़न का उल्लेख है, किंतु पुष्यमित्र शुंग ने भरूच का स्तूप बनवाया तथा सांची के स्तूप के चारों ओर 4 दीवारी का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो भरूच का स्तूप बनवाया था पुष्यमित्र शुंग ने और सांची के स्तूप के चारों 4 दीवारी बनकर निर्माण करवाया था। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ, तो शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ और इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान है। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया था, तो पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट आपका अग्निमित्र, तो पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक हुआ और कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविका अग्निमित्र का मुख्य नायक जो अग्निमित्र है और इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी वर्णित है और मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र की आमात्य परिषद का उल्लेख मिलता है। तो मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र की आमात्य परिषद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अग्निमित्र के उत्तराधिकारी, तो आपके अग्निमित्र के उत्तराधिकारी कौन कौन थे? तो अग्निमित्र के बाद उसका पुत्र सुज्येष्ठ शासक हुआ और उसके सिक्कों पर उसका नाम जो जेठमित्र था। तो अग्निमित्र के बाद उसका पुत्र सुज्येष्ठ शासक हुआ और उसके सिक्कों पर उसका नाम जेठमित्र था। ठीक है, मालविका अग्निमित्र ने एवं कारगिल संहिता से यमन आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, और जिसे पुष्यमित्र शुंग के पौत्र एवं अग्निमित्र के पुत्र ने धराशायी कर दिया था। ठीक है, तो यवन आक्रमण को धराशायी किसने किया था? तो पुष्यमित्र के पोता ने और अग्निमित्र के पुत्र ने किया था। ठीक है, जो कि सुज्येष्ठ या जेठमित्र होगा। ठीक है, सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र शासक हुआ और जिसकी हत्या कौशल के मूलदेव ने कर दी। ठीक है, तो सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र शासक हुआ और इसकी हत्या वसुमित्र की हत्या मूलदेव ने कर दी, कौशल के मूलदेव ने कर दी। अगला शासक वज्रमित्र था, तो अगला शासक वज्रमित्र था। ठीक है, तो वसुमित्र के बाद वज्रमित्र और जिसका शासनकाल महत्वहीन है। वज्रमित्र का उत्तराधिकारी भागभद्र था। ठीक है, तो आपका जो सुज्येष्ठ के बाद बना सबसे पहले आपका पुष्यमित्र शुंग, उसका अग्निमित्र के बाद सुज्येष्ठ और सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र और वसुमित्र के बाद वज्रमित्र और वज्रमित्र के बाद आपका भागवत जो है शासक बना जो शुंग वंश का। ठीक है, भागभद्र के दरबार में ग्रीक के शासक एंटिलियाकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस रहता था। ठीक है, तो ग्रीक शासक एंटिलियाकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस आपका जो है भागभद्र के शासन में काल में आप रहता था। ठीक है, और भागवत धर्म से प्रभावित होकर हेलियोडोरस ने बेस नगर नामक स्थान में वासुदेव के सम्मान में, एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की जिस पर दम, आत्मनिग्रह
छाया, त्याग एवं अप्रमाद सतर्कता 3 शब्द अंकित है। तो आपका जो है गरुड़ स्तंभ पर कौन से शब्द आपके अंकित है? तो गरुड़ स्तंभ पर आपके दम्भ, आत्मनिग्रह, छाया, त्याग और अप्रमाद सतर्कता, ठीक है, ये 3 शब्द जो है अंकित है, ठीक है, आत्मनिग्रह, त्याग और सतर्कता। अंतिम शुंग शासक, तो अंतिम जो शुंग शासक था उसका नाम था देवभूति, और जिसके हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव ने कर दी थी, ठीक है। तो अंतिम शुंग शासक देवभूति था, और जिसके हत्या जो है उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव ने कर दी थी, और सत्ता पर अधिकार कर कण्व वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो आपका जो सबसे पहला शासक था शुंग वंश का, वो आपका पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। उसके बाद आपका अग्निमित्र हुआ, अग्निमित्र के बाद आपका जो सुज्येष्ठ हुआ, ठीक है, या फिर जेठमित्र, और उसके बाद आपका जो है अग्निमित्र, अग्निमित्र के बाद अग्निमित्र के बाद सुज्येष्ठ, और सुज्येष्ठ के बाद आपका वसुमित्र, और वसुमित्र के बाद आपका जो है वज्रमित्र, ठीक है। तो वसुमित्र के बाद वज्रमित्र, और वज्रमित्र के बाद भागभद्र, और सबसे अंतिम शासक था आपके देवभूति, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका कण्व वंश के बारे में। तो कण्व वंश का जो शासन काल था वो 75 से लेके 30 ईसा पूर्व, ठीक है। एक मिनट, तो 75 ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा पूर्व होगा, ठीक है। तो 75 ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा पूर्व तक कण्व वंश की जो स्थापना हुआ, इसमें इन्होंने शासन किया। तो वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की, और इस वंश में केवल 4 शासक थे, जिनमें वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन थे, ठीक है। तो कण्व वंश में सिर्फ आपके 4 शासक में, जिसमें आपके वसुदेव थे, और आपके भूमिमित्र, नारायण और आपके जो सुशर्मन थे, और इन्होंने 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। अंतिम शासक थे, अंतिम शासक सुशर्मन की सातवाहन जो सॉरी अंतिम शासक सुशर्मन की सातवाहन शासक सिमुख ने हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया, ठीक है। तो अंतिम शासक कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मन की सातवाहन शासक सिमुख ने हत्या कर इस वंश की अंत कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका हिंद यूनानी शासक। तो हिंद यूनानी क्या है आपका? तो सर्वप्रथम यूनानी ने हिंदू कुश पर्वत पार किया, और ये उत्तरी अफगानिस्तान में अम्मू दरिया ऑक्सास के दक्षिण में बैक्टीरिया पर शासन करते थे, ठीक है। तो सर्वप्रथम यूनानियों ने हिंदू कुश पर्वत पार किया, और ये उत्तरी अफगानिस्तान में अम्मू दरिया ऑक्सास के दक्षिण में बैक्टीरिया पर शासन करते थे। और भारत पर सबसे पहले आक्रमण यूनानियों ने किया। ये हिंद यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहलाते थे, ठीक है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में के आरंभ में हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर था, और इसका शासनकाल 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व तक रहा, और वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर था, ठीक है, और मिनांडर जो है मिलिंद नाम से भी जाना चाहता था, ठीक है। और उसकी राजधानी पंजाब के साकल आधुनिक सियालकोट में थी। तो उसकी राजधानी पंजाब के साकल आधुनिक सियालकोट में थी, और रुद्रदामन ने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया था, ठीक है। रुद्रदामन ने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो उसकी राजधानी पंजाब के साकल आधुनिक सियालकोट में थी, ठीक है। यूनानी शासकों ने अत्यधिक संख्या में सिक्के प्रचलित किए, और हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके प्रचलित किए गए सिक्कों के विषय में
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सिक्के किन किन शासकों के हैं। ठीक है, तो यूनानी शासकों ने अत्यधिक संख्या में सिक्के प्रचलित किए और हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके प्रचलित किए गए सिक्कों के विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सिक्के किन किन शासकों के हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के प्रचलित किए थे। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के प्रचलित किए थे और हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी कला को संरक्षण दिया जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसी का मिश्रित रूप है। ठीक है, तो हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी कला को संरक्षण दिया और जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं और भारत में गंधार कला इसी का मिश्रित रूप है। ठीक है, और हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के प्रचलित किए थे सर्वप्रथम सबसे पहली बार। अब हम देखें मौर्योत्तर, तो मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी। तो मौर्य साम्राज्य के बाद जो आपके विदेशी आक्रमणकारी थे उनके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया आपके मैप में। ठीक है, तो हिंद यवन और इनका जो भारत आगमन हुआ था वो 190 ईसा पूर्व में हुआ था और ये आपके इनका जो मूल निवास स्थान था हिंद यवन लोगों का वो बैक्ट्रिया अफगानिस्तान क्षेत्र था। ठीक है, और हिंद यवन जो है हिंद यवन क्षेत्र के जो प्रसिद्ध शासक थे उनका नाम था मिनांडार और बौद्ध ग्रंथों में इन्हें मिलिंद कहा जाता आया और आपके एंटियालक्रिड्स थे। ठीक है, तो ये आपके दो प्रसिद्ध शासक थे हिंद यवन के, तो मिनांडार और एंटियालक्रिड्स। ठीक है, और इनकी राजधानी थी साकल थी और वर्तमान सियालकोट पाकिस्तान की साइड में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका शक सिथियन। तो शक सिथियन 90 ईसा पूर्व में भारत आए थे। ठीक है, और इनका जो मूल निवास स्थान था वो आपका सीरिया, ईरान और अफगानिस्तान था। तो शक सिथियन का जो मूल निवास स्थान वो आपका क्या था, सीरिया, अफगानिस्तान और ईरान था। ठीक है, और इनके जो प्रसिद्ध शासक हुए शक सिथियन के वो आपके राजुल, नहापान, पश्चिमी भारत। ठीक है, पश्चिमी भारत में ठीक है इन्होंने राज किया और आपके रुद्रदामन। ठीक है, तो ये तो शक सिथियन के जो प्रसिद्ध शासक थे उनका नाम था राजुल, नहापान और आपके रुद्रदामन। ठीक है, और महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में इनका उल्लेख मिलता है शक सिथियन का। तो महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में जो शक सिथियन का उल्लेख मिलता है। पार्थियाई पहलव, तो पार्थियाई पहलव इनका जो है भारत में आगमन पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में था। तो भारत आगमन पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में हुआ था और इनका मूल निवास स्थान पार्थिया ईरान था। ठीक है, तो इनका जो है मूल निवास स्थान पार्थिया ईरान था। ठीक है, और पार्थियाई पहलव के जो प्रसिद्ध शासक थे उनका नाम था मिथ्रेडेटस और गोंडोफर्निज। ठीक है, तो पार्थियाई पहलव के प्रसिद्ध शासक थे मिथ्रेडस और गोंडोफर्निज और पार्थियाई पहलव के जो विशेष तत्व बेग्राम अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इसके सिक्के मिले। तो बेग्राम अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इसके सिक्के मिले। ठीक है, पार्थियाई पहलव के। कुषाण या यूची, तो कुषाण या यूची ये आपका जो भारत 15वीं शताब्दी में 15वीं एडी में आए थे और इनका जो मूल स्थान था वो आपका चीन और तुर्कमेनिस्तान था। ठीक है, तो चीन और तुर्किस्तान। और कुषाण यूची के जो कुषाण या यूची साम्राज्य के जो आपके प्रसिद्ध शासक थे उनका नाम था कुजुल, कटफिसेस, भीम, कटफिसेस और आपके कनिक्स। तो कुजुल, कटफिसेस, भीम, कटफिसेस और आपका कनिक्स। और कुषाण वंश का जो राजधानी था वो आपका उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन में, पुरुषपुर वर्तमान पेशावर में। और कुषाण ने सर्वाधिक शुद्ध 124 ग्रेन सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, कुषाण वंश ने। ठीक है, तो ये आपका मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी थे। ठीक है, तो हिंद यवन आपके 190 ईसा पूर्व में आए थे और शक सिथियन 90 ईसा पूर्व में भारत आए थे। पार्थियाई पहलव आपके पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में आए थे और कुषाण यूची 15वीं एडी में आए थे। ठीक है, और हिंद यवन का मूल स्थान
आपका बैक्ट्रिया अफगानिस्तान था, शक सितियन का सीरिया ईरान अफगानिस्तान, पार्थियाई पहलव का तो पार्थिया और ईरान, और कुषाण का जो है चीन और आपका तुर्किस्तान से आए थे। और हिंद यमन के प्रसिद्ध शासक थे मिनांडार और एंटियालकिड्स, शक सितियन के प्रसिद्ध शासक राजुल नहपान और रुद्रदामन, और पार्थियाई पहलव के प्रसिद्ध शासक मिथ्रेडेटस और गोंडोफर्निस, और कुषाण यूची के प्रसिद्ध शासक थे कुजुल कटफिसेस, भीम कटफिसेस और आपके कनिष्क। ठीक है, आक्रमणकारियों का क्रम था तो सबसे पहले हिंद यमन, सेकंड शक, थर्ड आपका पहलव और चौथा आपका कुषाण। तो हिंद यमन, शक, पहलव और कुषाण। ठीक है, तो ये आपके आक्रमणकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आप शक के बारे में पढ़ते हैं। तो यूनानियों के बाद शक आए जिनकी 5 शाखाएं थी और प्रत्येक शाखा की राजधानी भारत व अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। ठीक है, तो यूनानियों के बाद शक आए थे। ठीक है, और इनकी 5 शाखाएं थी और प्रत्येक शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। शक की पहली शाखा, तो शक की पहली शाखा ऊपरी दक्कन में स्थापित हुई। ठीक है, तो ऊपरी दक्कन में स्थापित हुई, और दूसरी शाखा पंजाब क्षेत्र से, जबकि तीसरी शाखा मथुरा में, चौथी शाखा पश्चिम भारत में, और शकों की 5वीं शाखा थी ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है, तो शकों की 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है, तो 5 जो शाखा थी शकों की, वह एक आपकी थी ऊपरी दक्कन, एक पंजाब, एक मथुरा, एक पश्चिम भारत, और एक और आपकी ऊपरी दक्कन। ठीक है, तो ऊपरी दक्कन में 2 जगह था। ठीक है, और एक पंजाब, मथुरा और आपका जो है पश्चिमी भारत में। शक सितियन नाम से जाने जाते थे, तो शक जो है सितियन नाम से जाने जाते हैं, तथा भारत में शक क्षत्रप कहलाते थे। भारत में इन्हें शक क्षत्रप कहा जाता था। ठीक है, लगभग 57 से 58 ईसा पूर्व, तो लगभग 57 से 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों से युद्ध करके उन्हें पराजित किया और उन्हें अपनी सीमा से बाहर कर दिया, और उसने शाकाहारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रम संवत उसी के नाम पर 57 ईसा पूर्व में शकों पर उसकी विजय से आरंभ हुआ। ठीक है, तो लगभग 57 से 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों से युद्ध करके उन्हें पराजित किया और उन्हें अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया, और उसने शाकाहारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रम संवत उसी के नाम पर 57 ईसा पूर्व में शकों पर उनकी विजय से आरंभ हुआ। रुद्रदामन, तो आपका रुद्रदामन क्या है, तो इनका जो समय काल था वो 130 से लेकर 150 ईसा पूर्व था, 130 से लेकर 150 ईस्वी। ठीक है, तो रुद्रदामन का समय जो था 130 से लेकर 150 ईस्वी था। ठीक है, और सबसे अधिक विख्यात शक शासक, तो सबसे अधिक विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम हुआ, और यह उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो ये उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, और इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी का उसमें मिलता है। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम का, और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है, और इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है, और इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ होता है। उसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग पर विस्तृत था। ठीक है, तो रुद्रदामन का जो शासन था वो आपके सिंध से लेकर कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़, गुजरात के बड़े भाग पर विस्तृत था, और उसने स्वयं के कोष से काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र को प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, तो रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, और उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में दीर्घ अभिलेख जारी किए। ठीक है, तो विशुद्ध
सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में दीर्घ अभिलेख किसने जारी किए थे? तो आपके रुद्रदामन प्रथम ने, ठीक है। और रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत एवं तर्कशास्त्र का पंडित था, ठीक है। मालवा के शकों में, तो मालवा के शकों में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था। तो मालवा के शकों में, ठीक है, तो मालवा के शकों में जो है अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसके गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हत्या करके प्रथम बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। तो आपका जो है मालवा के शकों का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, तीसरा, ठीक है। और रुद्र सिंह तृतीय का हत्या किसने किया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था, ठीक है। और इसकी हत्या करने के बाद मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए थे, किसने? तो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका हिंद पार्थिया या पहलव। तो हिंद पार्थिया या पहलव क्या थे? तो पढ़ते हैं। तो शकों के आधिपत्य के बाद, तो शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य स्थापित हुआ, ठीक है। और संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों वंशों का एक साथ उल्लेख शक पहलव के रूप में मिलता है, ठीक है। तो शक पहलव के रूप में मिलता है आपके संस्कृत ग्रंथ में, ठीक है। पार्थियाई लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था, ठीक है। तो पार्थियाई लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था और यहीं से वे लोग भारत आए थे। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई शासक, तो सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई शासक गोंडो फर्निज हुआ और उसके शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। तो सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई शासक गोंडो फर्निज हुआ और उसके शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था, ठीक है। भारत का प्रथम पार्थियन शासक, तो भारत का प्रथम पार्थियन शासक मौज था, ठीक है। तो मौज था पार्थियन शासक, ठीक है। और जिसका उल्लेख खरष्टी लिपि में मोई नाम से मिलता है, ठीक है। तो मौज का जो खरष्टी लिपि में मोई नाम से मिलता है। और भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस एक था, जो कि 130 ईसा पूर्व से लेकर 171 ईसा पूर्व तक इनका साम्राज्य था, ठीक है। तो भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम था, ठीक है। तो आपके जो नेक्स्ट आपका गोंडो फर्निज। तो गोंडो फर्निज का जो शासन काल था वो आपका 20 एडी से लेके 41 एडी तक था, ठीक है। और गोंडो फर्निज के शासन काल का एक अभिलेख तख्त बई पेशावर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो गोंडो फर्निज के शासन का एक अभिलेख तख्त बई पेशावर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। और खरोष्टी लिपि में, तो खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्त बई अभिलेख में इसे गुदबहर कहा गया, तो इसे गुदबहर कहा गया, ठीक है। फारसी में इसका नाम बिंद फर्न है, तो फारसी में इसका नाम बिंद फर्न है, ठीक है। तो खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्त बई अभिलेख में इसे गुदबहर कहा गया और फारसी में इसका नाम बिंद फर्न है। बाद में वह दक्षिण भारत चला गया तथा तमिलनाडु में इसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार ईसाई धर्म भारत में पहली सदी में आया था, ठीक है। तो बाद में वह दक्षिण भारत चला गया तथा तमिलनाडु में इसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार ईसाई धर्म भारत में सबसे पहली सदी में आया था, ठीक है। तो गोंडो फर्निज का जो नाम मिला है वो आपका जो है गुदबहर भी मिला और आपका जो बिंद फर्न में मिला है, ठीक है। बिंद फर्न और गुदबहर नाम था गोंडो फर्निज का, ठीक है। तो आपके जो शासक हुए इंद पार्थियाई पहलव वंश में, तो वो आपके जो थे गोंडो फर्निज था, ठीक है। तो गोंडो फर्निज और आपके प्रथम पार्थियन शासक थे मौज और वास्तविक संस्थापक था मिथ्रेडेटस प्रथम, ठीक है। आपका जो सबसे प्रसिद्ध शासक था गोंडो फर्निज, ठीक है। नेक्स्ट आपका कुषाण वंश। तो पार्थियाई के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ जो यूची कहलाते थे, ठीक है। इन्हें यूची कहा जाता था और यूची नाम एक कबीला का था। तो यूची नाम एक कबीला का था जो 5 कुलों में बटा था, ठीक है। तो यूची आपका 5 कुलों में बटा हुआ था, ठीक है। कुषाण उन्हीं कुलों में से एक थे, ठीक है। और उनका साम्राज्य अमू दरिया से गंगा तक, मध्य एशिया के खुरासन से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैला हुआ था, ठीक है। तो आपका जो कुषाण वंश कहाँ तक फैला हुआ था? तो अमू दरिया से लेकर गंगा तक, ठीक है। तो आपका अमू दरिया आपका इस साइड में और इधर आपका गंगा साइड तक, ठीक है। और आपका मध्य एशिया में के खुरासन से लेकर आपका जो है दक्षिण में सॉरी वाराणसी तक था आपका फैला हुआ था, ठीक है।
तो वाराणसी, अमुदरिया, खुरासन, ठीक है। और जब गंगा तक फैला हुआ था, ठीक है, मगध तक। कुषाणों ने पूर्व सोवियत गणराज्य में, तो कुषाणों ने पूर्व सोवियत गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का बड़ा भाग, ईरान का हिस्सा, अफगानिस्तान और लगभग संपूर्ण उत्तर भारत के भूभागों को अपने शासन के अधीन कर लिया था, ठीक है। तो कुषाणों ने पूर्व सोवियत गणराज्य, ठीक है, तो आपका पहले का यूएसएसआर और आज का जो आपका तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान जो क्षेत्र है उसके बारे में बात कर रहा, ठीक है। तो और मध्य एशिया का बड़ा भाग, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, ईरान का हिस्सा, अफगानिस्तान और लगभग संपूर्ण उत्तर भारत के भूभागों को अपने शासन के अधीन कर लिया था। देखिए आपका ये बहुत बड़ा इसका एरिया था कुषाण वंश का, ठीक है। तो आपका जो है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से लेते हुए आपका जो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक आपका इसका साम्राज्य था, ठीक है। और आरंभिक कुषाण शासकों ने, तो आरंभिक कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया और उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों को सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय प्राप्त है। तो कुषाणों को सर्वाधिक ताम्र सिक्के, ठीक है, ताम्र सिक्के सबसे ज्यादा कुषाण ने चलाया था, ठीक है। तो आरंभिक कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया था, ठीक है। मथुरा में कुषाणों के सिक्के, तो मथुरा उत्तर प्रदेश में कुषाणों के सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं और मूर्तियां मिली और उनसे प्रकट होता है कि मथुरा भारत में कुषाणों की जो है द्वितीय राजधानी थी, ठीक है। तो आपकी जो है कुषाणों की द्वितीय राजधानी भारत में मथुरा उत्तर प्रदेश में थी, ठीक है। कुषाणों की पहली राजधानी आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित पुरुषपुर या पेशावर में थी, ठीक है। तो कुषाणों की पहली राजधानी आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित पुरुषपुर या पेशावर में थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुषाण वंश के बारे में बताया गया, ठीक है। और इसकी राजधानी जो कि पाटलिपुत्र विदिशा थी, ठीक है। तो कुषाण वंश की राजधानी पाटलिपुत्र विदिशा थी, ठीक है। और इधर आपका राजधानी जो था मथुरा और पेशावर भी था, ठीक है। तो कुजुल कटफिशेस, तो कुजुल कटफिशेस और ये कुषाण वंश का संस्थापक था। द कुजुल कटफिशेस कुषाण वंश का संस्थापक था, ठीक है। और केवल तांबे के सिक्के चलाए, कोई स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए। तो कुजुल कटफिशेस ने केवल तांबे के सिक्के चलाए और कोई सोने का सिक्का नहीं चालू किया था। और कुजुल कटफिशेस का पुत्र था भीम कटफिशेस, ठीक है। तो कुजुल कटफिशेस का पुत्र था भीम कटफिशेस और ये कुषाण वंश का सेकंड राजा था, ठीक है, सेकंड नंबर का। और भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। तो भीम कटफिशेस ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए और शैव मत के अनुयायी होने के कारण सिक्कों पर शिव, नंदी व त्रिशूल की आकृतियां मिलती है, ठीक है। तो भीम कटफिशेस शैव मत का अनुयायी था, पोषक था, ठीक है। और इसके कारण सिक्कों पर शिव, नंदी व त्रिशूल की आकृतियां मिलती है, ठीक है। भीम कटफिशेस के बाद जो आपका राजा बना उसका नाम था कनिष्क प्रथम, ठीक है। और सबसे प्रतापी राजा व महानतम शासक था। तो कनिष्क प्रथम सबसे प्रतापी राजा एवं महानतम शासक था, ठीक है। और उसके बाद आपका जो वो कनिष्क प्रथम के बाद जो आपका शासक बना वो आपका वशिष्ठ या फिर वशकुषाण या फिर वाजहेसक या जूसक, सब एक ही नाम है, ठीक है, एक ही आदमी का नाम है, ठीक है। तो कनिष्क प्रथम के बाद जो आपका शासक बना वो आपका वशिष्ठ था या फिर वशकुषाण था, ठीक है, या फिर आपका वाजहेसक था या फिर जूसक था, ठीक है। इसके बाद आपका जो शासक बना वशिष्ठ के बाद वो आपका हुविशक था, ठीक है। तो वशिष्ठ के बाद हुविशक और हुविशक के साथ शासन किया, ठीक है। तो हुविशक के साथ शासन किया, ठीक है। तो हुविशक हुस्क जो है आपका जो है हुविशक के साथ शासन किया। और नेक्स्ट आपका कनिष्क द्वितीय, तो हुविशक हुस्क के बाद आपका कनिष्क द्वितीय शासक बना, ठीक है। और कनिष्क द्वितीय के बाद वासुदेव प्रथम, उसके बाद आपका कनिष्क तृतीय, तो वासुदेव प्रथम के बाद कनिष्क तृतीय और कनिष्क तृतीय के बाद वासुदेव द्वितीय, ठीक है। तो वासुदेव प्रथम के बाद कनिष्क तृतीय और कनिष्क तृतीय के बाद वासुदेव द्वितीय बना, ठीक है। कुषाण वंश का अंतिम शासक था। तो वासुदेव द्वितीय कुषाण वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो वासुदेव द्वितीय जो है कुषाण वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो आपका सबसे पहला था कुषाण वंश, ठीक है, सॉरी कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का सबसे पहला राजा था कुजुल कटफिशेस, उसके बाद भीम कटफिशेस,
उसके बाद जो है कनिष्क प्रथम, उसके बाद वशिष्ठ, उसके बाद हुविष्क हुस्क, और हुविष्क हुस्क के बाद कनिष्क द्वितीय, और कनिष्क द्वितीय के बाद आपका जो है वासुदेव प्रथम, और वासुदेव प्रथम के बाद कनिष्क तृतीय, और कनिष्क तृतीय के बाद वासुदेव द्वितीय। ठीक है, तो वासुदेव प्रथम के बीच में, वासुदेव प्रथम और वासुदेव तृतीय के बीच में आपका कनिष्क तृतीय था। ठीक है, केतरी, और कुषाण वंश का अंतिम शासक जो है वासुदेव द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़े आपका कुजुल कटफिसेस के बारे में। तो आपके कुजुल कटफिसेस का जो शासन काल था वो 15 एडी से लेके 65 एडी तक चला। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम, तो भारत में सर्वप्रथम कुजल कटफिसेस या फिर कटफिसेस प्रथम नामक कुषाण शासक ने आक्रमण कर पश्चिम उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया, और उसने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे जो कुजुल कटफिसेस ने। ठीक है, और उसने रोमन सिक्कों की नकल करके, तो कुजल कटफिसेस ने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के डलवाए तथा महाराजा धीराज की उपाधि दान की। तो आपके जो है कुजुल कटफिसेस ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भीम कटफिसेस। तो भीम कटफिसेस का जो शासन काल था वो आपका था 65 से लेके 78 ईस्वी तक। ठीक है, तो 65 से लेकर 78 ईस्वी तक भीम कटफिसेस। और कुजुल कटफिसेस की मृत्यु, तो कुजुल कटफिसेस की मृत्यु के बाद भीम कटफिसेस कटफिसेस द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठा। ठीक है, और चीनी ग्रंथ हाउ सू से ज्ञात होता है कि उसने तिएन चू की विजय की तथा वहां पर अपने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, तो चीनी ग्रंथ हाउ सू से ज्ञात होता है कि उसने तिएन चू की विजय की तथा वहां पर अपने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसने सिंधु नदी पार करके, तो इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और माना जाता है कि इसने सोने व तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है, तांबे जो है भीम कटफिसेस ने सोने व तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है, और इसने तक्षशिला व पंजाब पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और ये कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था जो भीम कटफिसेस। ठीक है, भीम कटफिसेस सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरिस्टो लिपि अंकित करता था। तो भीम कटफिसेस एक और यूनानी लिपि और एक और आपका जो है खरिस्टो लिपि अंकित करता है, और इसके सिक्कों पर शिव की आकृति, तो इसके सिक्कों पर शिव की आकृति, नंदी बैल और त्रिशूल अंकित है। ठीक है, और इसके शैव धर्म में आस्था का द्योतक है, और उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो भीम कटफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी, और जो कुजुल कटफिसेस ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और कुजुल कटफिसेस जो है शैव धर्म में आस्था रखता था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम, तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भीम कटफिसेस या फिर कटफिसेस द्वितीय को जाता है। नेक्स्ट आपका है कनिष्क का शासनकाल 78 एडी से लेके 105 ईस्वी तक था। ठीक है, कनिष्क ने अपनी राजधानी फिरोजपुर, तो कनिष्क ने अपनी राजधानी फिरोजपुर में 400 फीट ऊंचा 13 मंजिलों का एक मीनार बनवाया, जिसके ऊपर एक लौह छत्र भी स्थापित किया था, और उसके समीप में एक विशाल संघाराम विहार निर्मित करवाया था। ठीक है, तो फिरोजपुर में एक विशाल संघाराम जो है विहार निर्मित करवाया था कनिष्क ने। ठीक है, संघाराम, तो संघाराम कनिष्क के चैत्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो संघाराम कनिष्क के चैत्य के नाम से प्रसिद्ध है, और जिसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलास द्वारा किया गया था। ठीक है, तो संघाराम का जो निर्माण किया था अगिलास ने। ठीक है, कनिष्क ने कश्मीर में, तो कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप में एक नए नगर की स्थापना की थी। तो कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप में एक नए नगर की स्थापना की थी। ठीक है, कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था। तो कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था। इतिहास में 2 कारणों से उसका नाम प्रसिद्ध है। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संबंध चलाया जो शक संबंध कहलाता है। ठीक है, तो इतिहास में 2 कारणों से उसका नाम प्रसिद्ध है। तो पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संबंध चलाया,
जो संघ संबद्ध कहलाता है। इस संबद्ध का प्रयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो इस संबद्ध का प्रयोग भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है। दूसरा आपका, उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण व संरक्षण किया। तो दूसरा, उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण व संरक्षण किया। ठीक है। कनिष्क का चीन के शासक, तो कनिष्क का चीन के शासक पांचाल, तो पांचाल से युद्ध हुआ, जिसमें पहले कनिष्क की राजा हुई, परंतु बाद में वह विजय हुआ। ठीक है। तो कनिष्क का चीन के शासक पांचाल से युद्ध हुआ, और जिसमें पहले कनिष्क की हार हुई, बाद में जो है उसकी विजय हुई थी। ठीक है। दूसरे युद्ध में कनिष्क ने पार्श्व की सलाह पर, तो कनिष्क ने पार्श्व की सलाह पर बौद्धों की चतुर संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन बिहार में किया था, और जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र था उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। ठीक है। और इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया था। ठीक है। कनिष्क कला और संस्कृत साहित्य का भी महान जो कि संरक्षक था। ठीक है। कनिष्क की राज्यसभा, तो कनिष्क की राज्यसभा अनेक योग्य विद्वानों से सुशोभित थी, और इनमें पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है। और तो कनिष्क की राज्यसभा में पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है। नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और चरक जैसे चिकित्सक कनिष्क की राज्यसभा से संबंधित थे। कनिष्क का पुरोहित संरक्ष था। ठीक है। तो कनिष्क का पुरोहित का नाम क्या था? संरक्ष। ठीक है। तो कौन कौन लोग थे? पार्श्व थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष थे। ठीक है। नागार्जुन थे, चरक थे और संरक्ष थे। ठीक है। मध्य एशिया से संपर्क के प्रभाव, तो मध्य एशिया से क्या संपर्क प्रभाव पड़ा? ठीक है। तो भवन और विद्वान। ठीक है। तो भवन और विद्वान। ठीक है। एक मिनट। तो आपका जो है चैप्टर नंबर 11 का जो है पार्ट नंबर 2 कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। और पार्ट नंबर बी, ठीक है, तो पार्ट नंबर बी हम लोग कल पढ़ेंगे, और आपका वीडियो नंबर 2 कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस टाइम, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।